गुड मॉर्निंग गाइस। ये न्यूमेरिकल रेसनिक है लीड है और इसका जो की एम्फेसिस है वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर सिचुएशन दे रखी है कि 4 बार एक एक्सपेरिमेंट करा गया। उसके अंदर इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक के ऊपर पहले फोर्स ए लगाइए, फिर बी लगाइए, सी लगाइए, डी इंडिपेंडेंटली लगाइए, एक एक करके लगाइए और आपको बताना है कि इंक्लाइंड प्लेन पे किस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा है। मेरा एक वीडियो था, अगर आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि इंक्लाइंड प्लेन पर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करनी है। वो काफी ट्रिकी होती है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले उस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिए। वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है जो समझाता है आपको कि कैसे आपको जब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फोर्स एक इंक्लाइंड प्लेन पे लगती है, आपको किस तरह से उसको अप्रोच करना है। उस वीडियो को देख लीजिए बहुत ध्यान से। मैं नीचे लिंक दे रहा हूं। उस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो रेसनिक हेलिडे का ये न्यूमेरिकल बहुत ही केक वॉक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप इसको कर लेंगे। और आइए चलिए मैं अब आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। इक्वेशंस बनाते हैं, बट अजम्पशन ये है कि आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एक इंक्लाइंड प्लेन पे कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस लग जाएं तो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉस थीटा साइन थीटा जो इनके वेक्टर्स के कंपोनेंट हैं ए बी सी डी के अलग अलग, वो किस डायरेक्शन में होंगे और कैसे निकालेंगे। मेरा जो पुराना वीडियो उसी में वही समझाया, आप उसको जरूर देख ले। मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, क्लैरिटी आ जाएगी। उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आइए चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो देखिए मैं एक एक करके सारी सिचुएशंस के फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। फ्री बॉडी डायग्राम में हम जो हमारे पुराना कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूं, आपको देखना है। उस वीडियो में जाके आप समझ लीजिए कि रेजोल्यूशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स। देखिए इस क्वेश्चन में ए और सी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, बी और डी जो है वर्टिकल फोर्सेस हैं। इनको कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये इस क्वेश्चन की कैच है। राइट, पहली सिचुएशन में ले रहा हूं ए को बेसिकली अगर आप देखें हॉरिजॉन्टल फोर्स है, दूसरी फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है वो वेट है mg। तो अब ब्लॉक की बारे में बात कर रहे हैं। ब्लॉक में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मालूम है कि ब्लॉक में जो mg एक नॉर्मल वर्टिकल फोर्स होती है, ब्लॉक के कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर अलोंग द ब्लॉक वो mg साइन थीटा और परपेंडिकुलर टू द ब्लॉक वो mg कॉस थीटा है। राइट, तो ये बड़ी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि आपको mg एक वर्टिकल फोर्स है, उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं। अब देखते हैं इसी ब्लॉक के ऊपर जो F फोर्स लग रही है सिचुएशन A में, जो हॉरिजॉन्टल है पैरेलल टू द सरफेस है, उसको रिजॉल्व करते हैं। देखिए वो वेट जैसी नीचे की तरफ नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। उसके कंपोनेंट हम बनाएंगे ट्रायंगल लॉ की मदद से। पहले उसके दो हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की मदद से ट्रायंगल लॉ से उसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस जिस पे हमें ध्यान देना है वो है परपेंडिकुलर टू द वेज एंड अलोंग द वेज। ये दोनों के दोनों आप याद रखिए। तो आपका जो फोर्स F है वो पैरेलल टू द सरफेस है, थीटा एंगल आपको दिख रहा है। अगर पैरेलल टू द सरफेस है ए सिचुएशन के अंदर तो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। वेट वर्टिकल है, उसके कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ए सिचुएशन में F हॉरिजॉन्टली लग रही है, इसके कंपोनेंट्स बिल्कुल उल्टे लेने। पहले देखिए ट्राइंगल से आपको उसके दो मैं अलोंग द एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द वेज, इसके दो कंपोनेंट मैंने बना लिए नीचे की तरफ और अपवर्ड बन रहे हैं। ट्रायंगल को कंप्लीट करना, लॉ ऑफ ट्रायंगल आपको वेक्टर्स का पता होना चाहिए, उसकी मदद से मैंने डायरेक्शन बनाई है। अब मैं इसके साथ अलोंग द एक्सिस क्या लिखूंगा और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस क्या लिखूंगा, फोर्स F का, ये मुझे तय करना है। तो वेट का मैंने साइन थीटा लिखा था क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसके लिए मैंने इसके लिए a cos थीटा यूज करा, एक्चुअली F cos थीटा है। और आप ध्यान से देखिए कि परपेंडिकुलर टू द वेज मैंने इसको लिखा a sin थीटा, क्योंकि सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेट। वेट वर्टिकल लग रहा था, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रही है, इसलिए इनके जो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर्स के वो रिवर्स हो गए। अब देखिए कैसे आप ध्यान से देखिए, जो वेट है वो ब्लॉक को कंप्रेस करता है mg cos थीटा से, और एक उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है AF sin थीटा। राइट, तो आपने पहली बात क्या समझी कि mg के कंपोनेंट्स आपको लेने आने चाहिए। mg के कंपोनेंट, mg वर्टिकल फोर्स है, F एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है,
पुलिंग द बॉडी, आपने उसको दो टुकड़ों में बांध लिया, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है इसलिए उसके कंपोनेंट्स उल्टे लिखे आपने। जहां पे mg sin थीटा था वहां पे अपने cos थीटा का यूज करा, और जहां पे mg cos थीटा वहां आपने f sin थीटा का यूज करा, और आपने लॉ ऑफ ट्रायंगल की मदद से f sin थीटा और f cos थीटा की डायरेक्शन भी तय कर ली, राइट। तो अब आप अगर ध्यान से देखें तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस सिर्फ दो फोर्सेस हैं, एक प्रेस कर रही है mg cos थीटा और एक ऊपर की तरफ जा रही है जो है f sin थीटा। तो नेट नॉर्मल रिएक्शन विच इज देयर इन द सिचुएशन नंबर ए, अगर हम उसकी बात करेंगे तो mg cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस हो रहा है, माइनस a sin थीटा नेट जो फोर्स ब्लॉक वेज के ऊपर लगा रहा है वो मैंने लिख दिया, a नहीं है वो f sin थीटा है। अगर आप ब्लॉक को इस फोर्स से डाउनवर्ड प्रेस करेंगे तो ब्लॉक आपको ऊपर की तरफ प्रेस करेगा, दैट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन, राइट। इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो आपको यह भी मालूम चल गया कि नेट जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये देखिए मैं प्रेस कर रहा हूं इस समय वेज को mg cos थीटा माइनस f sin थीटा से, और ये मेरा ऊपर f sin थीटा है। नेट जो मैं नीचे की तरफ धक्का मार रहा हूं mg cos थीटा ही नहीं रह गया सिर्फ, बल्कि वो हो गया mg cos थीटा माइनस f sin थीटा। सो योर नॉर्मल रिएक्शन इन सिचुएशन ए इज नोन टू यू। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि वेज भी ब्लॉक को वापस ऊपर पुश करेगा, ये गारंटीड है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उम्मीद करता हूं ये आपको सिचुएशन नंबर ए समझ में आई, किस तरह से हमने जो f के कंपोनेंट्स हैं mg के मुकाबले उनको उल्टा कर दिया, साइन की जगह cos, cos की जगह साइन। डायरेक्शन हमने लॉ ऑफ ट्रायंगल की मदद से निकाल ली और उसको भी हमने यूज कर लिया माइनस या प्लस साइन देने के अंदर। हमारा इस समय क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन पे फोकस है तो सारा का सारा हमने जो है परपेंडिकुलर टू द वेज पे फोकस रखा। सिचुएशन नंबर 2 के ऊपर आते हैं जो बी है। उसके अंदर आप ध्यान से देखिए, उसके अंदर फोर्स वर्टिकल है विच इज सेम एज द वेट। वेट भी नीचे है, ये वाली फोर्स भी वर्टिकल है, और वर्टिकल फोर्स जो है वो उसको कैसे आपको टैकल करना है, जैसे वर्टिकल फोर्स mg है वैसे ही टैकल करना है। सिर्फ फर्क इतना हो जाएगा कि mg के जो कंपोनेंट्स बनते हैं अलोंग द एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, वो लॉ वेक्टर्स लगाना पड़ेगा हमको सिचुएशन नंबर बी में, क्योंकि अब f परपेंडिकुलर लग रही है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड लग रही है, किसी एंगल पे लग रही है विद द वेज। बी के दो कंपोनेंट बना रहा हूं मैं लॉ ऑफ ट्रायंगल की मदद से, एक मैंने परपेंडिकुलर बनाया, दूसरा मैं अलोंग द एक्सिस बना रहा हूं। मैंने ट्रायंगल फिर कंप्लीट करा, ट्रायंगल लॉ आना चाहिए, जो कंपोनेंट्स है वो इस तरह से उनके ट्रायंगल बनेंगे कि वो मुंह बंद करेंगे जो मेन वेक्टर है। तो मेन वेक्टर का जो लास्ट पॉइंट है वही दूसरे उसी वेक्टर का जो रेजोल्यूशन है वो वेक्टर भी उसी पे एंड होगा, राइट। तो ये आपको टेल और हेड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हेड पे कंप्लीट करा है। तो देखिए इसके अंदर क्योंकि वर्टिकल था तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। अलोंग द एक्सिस आपको मालूम है mg sin थीटा होता है, तो यहाँ पे जो b है वो भी अलोंग द एक्सिस है, उल्टी डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, f sin थीटा बन गया वो। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट, वो बिल्कुल cos थीटा की तरह होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन आप देखिए उस केस के अंदर अपवर्ड है। यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा मतलब है नॉर्मल रिएक्शन से, तो ये अपवर्ड बना लिया गया, राइट। तो अगर हम बात करें अपवर्ड की और हम बात करें अपना नॉर्मल रिएक्शन निकालने की, तो हमारा mg cos थीटा इज प्रेसिंग द वेज विद mg cos थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमारा एक कंपोनेंट है जो वर्टिकल फोर्स जो लग रही थी f उसकी वजह से, लेकिन वो ऊपर की तरफ लग रही है, तो उसको हमने लिख दिया माइनस f। ये देखिए माइनस में लिख रहा हूं क्योंकि वो बिल्कुल इट हैज टू गो अलोंग द तो f cos थीटा कर दिया। देखिए cos थीटा, क्योंकि mg का भी cos थीटा ही होता है वो अलोंग और तो परपेंडिकुलर, सॉरी, तो f cos थीटा से सब्ट्रैक्ट करेंगे, mg cos थीटा माइनस f cos थीटा, सेम एज वेट। वेट इज वर्टिकल, तो ये लिखा था हमने, और mg cos थीटा वेट की वजह से mg cos थीटा होगा। वेट ही की लाइन में फोर्स भी है, इसलिए उसका भी कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द वेज होगा वो भी cos थीटा ही होगा। तो ये बन गया f cos थीटा। साफ साफ दिख रहा है नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया है, सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है,
पहली सिचुएशन में भी ए के केस में भी सब्ट्रैक्शन का साइन आया था, यहां पे भी सब्ट्रैक्शन का साइन आया। सिर्फ फर्क इतना पड़ गया, जो सब्ट्रैक्टेड क्वांटिटीज हैं, एक सिचुएशन में एफ साइन थीटा कट रहा है, दूसरे के अंदर एफ कॉस थीटा कट रहा है, राइट। ये सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए, किस तरह से आपको ये देखनी है। आइए अब हम चलते हैं सिचुएशन नंबर 3 के ऊपर। बिल्कुल सब कुछ सेम ही करना है जो अभी तक करा है। आपको देखना है कि जो अब नेट बाहर से जो फोर्स लगाई जा रही है वो हॉरिजॉन्टल है या परपेंडिकुलर है। फिर mg जैसे आपने रिजॉल्व करा है, फिर देखना है mg के साथ अलाइंड है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो कंपोनेंट्स को उल्टा करना है और फिर आपको उसका डायरेक्शन निकालना है। लॉ ऑफ ट्रायंगल की मदद से उसको वेक्टर को, जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है, उसको दो टुकड़ों में तोड़िए। यहां पे जो वेक्टर है देखिए, अभी बनाएंगे हम। mg को हम नॉर्मल जैसे लिखते हैं हमेशा वैसे ही लिखा है। mg इज अ वर्टिकल फोर्स अलोंग mg sin थीटा mg cos थीटा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर आते हैं जो एक्स्ट्रा लग रही है। देखिए एक्सटर्नल फोर्स इस समय पुश कर रही है, तो मैं पुश फोर्स दिखाऊंगा। सी सिचुएशन, फोर्स इज एफ बट इट इज पुशिंग द ब्लॉक ऑन द वेज। देखिए पुश फोर्स है। इसके वेक्टर्स के, इस वेक्टर के मुझे दो कंपोनेंट बनाने। वो कंपोनेंट जो मेरे बनेंगे, दो कंपोनेंट्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन कम होगा बढ़ेगा। लेकिन देखिए इस सिचुएशन में इट इज नॉट सेम एज mg, हॉरिजॉन्टल है, तो कंपोनेंट उल्टे लिखने हैं हमें। अलोंग द एक्सिस f sin थीटा लिखना है, परपेंडिकुलर टू द वेज f cos थीटा लिखना है। लॉ ऑफ ट्रायंगल की मदद से वेक्टर को पूरा करना है। वेक्टर जब पूरा हो जाएगा तब हम डिसाइड करेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा या घटा। अब मैं सी के दो टुकड़े बना लेता हूं। ये मैंने सी बना दिया है, इसके मुझे अब लॉ ऑफ ट्रायंगल की मदद से दो हिस्से बनाने हैं। ये एक हिस्सा बना, ये हिस्सा बना। किस तरह से बनाऊंगा कि जो लास्ट उसके ऊपर टच हो रहा है उसका भी जो टेल और हेड है, हेड जो है हेड के साथ ही मीट करे। ये सी है और इस समय देखिए आप सी जो है वो उसको मैं तोड़ रहा हूं। देखिए ये सी, राइट, और ये ट्रायंगल की मदद से मैंने देखिए उसका जो हेड है परपेंडिकुलर वाले का, वो सी के हेड से मैच करवा दिया। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो देखिए mg को साइन थीटा के बिल्कुल उल्टा कंपोनेंट cos थीटा बनेगा। ये पैरेलल टू द वेज है और जो परपेंडिकुलर टू द वेज है वो mg cos थीटा का उल्टा बनेगा f sin थीटा। डायरेक्शन डिसाइड हो गई है। mg cos थीटा भी प्रेस कर रहा है वेज को, f sin थीटा भी वेज को प्रेस ही कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो डबल हो गया। डबल मतलब बढ़ गया। mg cos थीटा इज पुशिंग डाउन, f sin थीटा इज पुशिंग डाउन, बोथ गेट एडेड, द नॉर्मल रिएक्शन हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया बहुत, देखिए, राइट। नॉर्मल रिएक्शन आप दोनों को ऐड कर दीजिए, नॉर्मल रिएक्शन आपका आ जाएगा। देखिए नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, सीधी सीधी बात है। नॉर्मल रिएक्शन हैज गॉन अप इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। पहली दो सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन घटा था, सब्ट्रैक्शन का साइन था, इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा है। सिचुएशन नंबर 4 के अंदर जाते हैं। सिचुएशन नंबर 4 जो है उसके अंदर आप देखेंगे कि डायग्राम की मदद से कि इज इट सेम एज mg या इज इट हॉरिजॉन्टल जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो उस हिसाब से हम लॉ ऑफ ट्रायंगल लगा के वेक्टर बना लेंगे। आइए सिचुएशन नंबर 4 के अंदर चलते हैं। mg, ये मैंने ब्लॉक बना दिया वेज के ऊपर। mg हमेशा जैसे होता है mg sin थीटा, ये कभी नहीं भूलिए, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। mg cos थीटा, ये आपको परमानेंट याद होने चाहिए। इसी को देख के आपको डिसाइड करना है कि अब जो हमारी फोर्स लग रही है बाहर से, वो देखिए वो भी एक पुश फोर्स है लेकिन डाउनवर्ड्स है। तो ये फोर्स तो बिल्कुल वेट की तरह है, तो इसके कंपोनेंट भी वेट की तरह बना लेते हैं, f sin थीटा और f cos थीटा, बिल्कुल आइडेंटिकल, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां पे भी आप ध्यान से देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो है mg cos थीटा और f cos थीटा ब्लॉक वेज को प्रेस कर रहा है और वेज ब्लॉक को वापस पुश कर रहा है mg cos थीटा और f cos थीटा से। क्या फर्क? बिल्कुल सेम। यहां भी नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। तो दो सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा, दो सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कम हो गया। हमें अब चारों इक्वेशंस को क्लियरली लिखना है। चारों इक्वेशंस को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम उनके अंदर थीटा की वैल्यू 30 डिग्रीज डालेंगे और cos 30 sin 30 वगैरह सब सॉल्व करेंगे और देखेंगे
कौन सी क्वांटिटी सबसे बड़ी है, फिर छोटी है, बड़ी है, छोटी है। आइए चारों इक्वेशंस को एक जगह पे लिख लेते हैं। एन डी लिख दिया मैंने, एन ए लिख दिया। अब मैं एन बी और एन सी को लिख देता हूं। इसके अंदर अब वैल्यूज डाल देंगे हम 30 डिग्री की, और उससे क्या हो जाएगा, हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी क्वांटिटी सबसे बड़ी है। ऑब्वियसली जिसमें एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा ऐड हो रहा है, wherever it is getting added the normal reaction is getting increased। जहां पे सब्ट्रैक्शन हो रही है mg cos थीटा से, mg cos थीटा एक नॉर्मल रिएक्शन ही था, लेकिन एडजस्ट करना पड़ गया बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। देखिए एनसी में भी प्लस एफ साइन थीटा रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन बड़ा है, राइट। ये भी क्लियर है आपके दिमाग में। अब कंपेयर करने के लिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री क्वेश्चन के अंदर दिया, थीटा की वैल्यूज डालना शुरू करते हैं और इसके ऊपर दिमाग लगाते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा होगा। एडिशन वाले बड़े होंगे, लेकिन उनका आपस में भी कंपैरिजन करेंगे वैल्यूज की मदद से। आइए वैल्यूज डालते हैं, एम जी कॉस 30, एफ साइन 30, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 30 इज नथिंग बट √3/2 और एफ साइन 30 इज 0.5f, वो भी आपको मालूम है। तो पहली इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, √3 माइनस एफ इंटू 1/2, राइट। ये आपने सॉल्व कर लिया। अब आइए दूसरे के ऊपर। दूसरे के अंदर आप देखेंगे माइनस एफ कॉस 30, दोनों ही कॉस है, दोनों ही √3/2 है, और उसको हम सॉल्व कर लेंगे, वैल्यूज डालेंगे और कंपेयर करना शुरू कर देंगे। आइए चलते
सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और वैल्यूज डालते हैं cos 30 और sin 30 की हर इक्वेशन के अंदर, और फाइनली डिसाइड करते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना उसमें घट रहा है और कितना उसके अंदर बढ़ रहा है। तो देखिए ये f√3/2 घट रहा है, मतलब 0.866 घट रहा है। mg√3/2 सारी इक्वेशन में कॉमन है, दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, उसी में कुछ ऐड हो रहा है, उसी के अंदर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सारी इक्वेशंस को मैं लिखता जा रहा हूं और उसके अंदर वैल्यूज लगाता जा रहा हूं। एनसी भी लिख लिया मैंने, उसमें 0.5 f ऐड हो रहा है, राइट। अब चौथी इक्वेशन को भी लिख लेते हैं, एन डी को भी लिख लेते हैं, उसके अंदर mg cos थीटा प्लस f cos 30, मतलब cos 30 का मतलब √3/2 ऐड हो रहा है, राइट। तो इतना कोई मुश्किल है नहीं, चारों इक्वेशंस को लिख लीजिए। उसके बाद डिसाइड क्या करना है कि कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। जिसमें से नॉर्मल रिएक्शन mg√3/2 में से सबसे बड़ी क्वांटिटी ऐड हो रही है 0.866, वो सबसे बड़ा नॉर्मल रिएक्शन है, राइट। जिसमें से 0.866 f सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो सबसे छोटा रिएक्शन है। जिसमें 0.5 f ऐड हो रहा है, वो सेकंड नंबर पे नॉर्मल रिएक्शन है, और जिसमें से 0.5 f सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो थर्ड नंबर पे हो गया। तो इस तरह से हम ऑर्डर बना लेंगे। ग्रेटेस्ट फर्स्ट हमें मालूम चल गया, जिसके अंदर 0.866 f ऐड हो रहा है। तो चारों इक्वेशंस को कंपेयर करने का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आप चारों इक्वेशंस को लिखिए, वैल्यूज डालिए और देखिए कि नॉर्मल रिएक्शन जो mg cos 30 नॉर्मली होता है, उसमें कितना ऐड हो रहा है, कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा है। मैं चारों को लिख रहा हूं और कंपेयर करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए मैं NC लिख रहा हूं, उसके अंदर सिर्फ 0.5 f ऐड हुआ है, तो ये सेकंड नंबर पे हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा जो ऐड हुआ है वो √3/2 f हुआ है, D के अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन की हेल्प कर रहा है। और देखिए जो सिचुएशन नंबर आप अगर B को देखेंगे तो उसमें से 0.5 f घट रहा है, और अगर एक सिचुएशन देखेंगे A, उसके अंदर 0.866, तो सबसे छोटा नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोबेबली हमारा A। और जो हमारा सबसे बड़ा रिएक्शन जो है, जिसमें अगर देखेंगे f√3/2 ऐड हो रहा है, दैट इज अ बिगेस्ट वन, तो 0.866 f ऐड हो गया उसके अंदर, राइट। तो सबसे बड़ा वो हो गया। इस तरह से कंपैरिजन करना आपको चारों इक्वेशन में। लंबा क्वेश्चन है लेकिन आपको टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। आपके दिमाग में पिक्चर, अगर रेजोल्यूशन अगर आपको बहुत क्लियरली आती तो बहुत आराम से आप इसको कर पाते। अगर आपको रेजोल्यूशन नहीं आती तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो देखिए ND इज ग्रेटर देन NC इज ग्रेटर देन NA, ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसके अंदर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर है ये, और दिमाग में आपके बैठ गया है किस तरह से ये सॉल्व हुआ है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए किस तरह से सॉल्व हुआ है, रेजोल्यूशन कैसे करते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल कैसे लगाना है, मैथ्स की थोड़ी सेंस होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा एक वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन फॉर मल्टीपल सिनेरियोस कैसे करना है, उसको समझ लें। उसके बिना ये न्यूमेरिकल ना करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, 2000 वीडियोस हैं, बिल्कुल क्लियरली आपको समझाया हुआ है उसके अंदर। कोई भी वीडियो को मिस ना करें, हो सकता है वही क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। एक्सप्लेनेशन के साथ कराया मैंने सारा का सारा। ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए आपको, नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझ आना चाहिए आपको, जो रेजोल्यूशन है वो भी समझ होनी चाहिए, तब जाके कर पाए। मेरे चैनल पे ऐसे 2000 वीडियोस लगभग सॉल्व्ड क्वेश्चन है, मैकेनिक्स क्लास 11th क्लास 12th के सारे चैप्टर्स, क्लास 11th के सारे चैप्टर्स, और मैं धीरे धीरे क्वेश्चन ला रहा हूं जिससे कि आपका लेवल बढ़े। इन क्वेश्चन को देख देख के ही आपकी फिजिक्स इंप्रूव हो जाएगी। इसको रिपीटेडली सुनते रहिए, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये यूट्यूब चैनल वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल्स है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त आने वाला है, उसको मिस ना करें। हो सकता है वो आपकी तकदीर बदल दे, और मेहनत पे विश्वास रखें। देखिए यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते हैं। कुछ लोग यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट लेने आते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कराता हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाई कराता हूँ और रीजनिंग के साथ ही क्वेश्चन करता हूँ। मैं बिना रीजनिंग के कोई क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करता। तो अगर आपको रीजनिंग बेस्ड कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स पढ़नी है, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबसे ज्यादा बेनिफिट होंगे, आपकी रैंक भी इंप्रूव हो जाएगी और आप बहुत ज्यादा लर्न करेंगे मेरे चैनल के थ्रू।
तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। मैकेनिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप शुरू कर रहे हैं मैकेनिक्स, क्लास 12 के सारे चैप्टर सॉल्व हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, करीब 2000 वीडियो। आपको इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? सब रीजनिंग ओरिएंटेड है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। मेन ये है कि हम रीजनिंग के साथ लॉजिक के साथ में पढ़ाता हूं और फिर सोल्यूशन दिखाता हूं। सिर्फ सोल्यूशन दिखाने से बात नहीं बनेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों करा ऐसा, और आप कितने क्वेश्चन मेमोराइज कर लोगे। एक टाइम के बाद आप थक जाओगे और रीजनिंग आपको करनी ही पड़ेगी। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और उम्मीद करता हूं अगले वीडियो को आप जरूर देखेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जबरदस्त न्यूमेरिकल्स, एक से बढ़कर एक न्यूमेरिकल आपकी मदद करने के लिए मैं लेके आ रहा हूं। थैंक यू।